आज हम बात करने वाले हैं द लॉक स्मिथ के बारे में। ये कहानी है मिलर ग्राहम की, जो ताले को खोलने में एक्सपर्ट है। वो किसी भी ताले को खोल सकता है, लेकिन उसकी यही कला उसे एक बड़े जाल में फंसा देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है, जिसके अंदर एक करप्ट पुलिस वाला बैठा है जिसका नाम है ज्विक। ज्विक एक लॉक स्मिथ को अपने साथ लेकर के आया है जिसका नाम है मिलर। मिलर किसी भी ताले को खोल सकता है। ज्विक के पास जानकारी है एक सेफ की। वो पूरा का पूरा नक्शा देता है मिलर को कि वो उस सेफ को बाहर निकाले और उसे खोले भी। मिलर यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर के आया है जिसका नाम है केविन। जल्दी ही मिलर आगे बढ़ता है और यहाँ के दरवाजे को बड़े ही आसानी से खोल करके अंदर चला जाता है। फिर दीवार को मापने लगता है, जैसा नक्शा उसे ज्विक ने दिया है उसके मुताबिक। थोड़ी देर के बाद वो दीवार को भी काट देता है। तब उसे सेफ नजर आता है। ये लोग सेफ को खींच करके बाहर निकालते हैं और अब मिलर सेफ को भी खोल देता है। सेफ खोलने के बाद उसे पता लगता है कि अंदर बहुत सारे पैसे हैं। पैसों को देख करके ये दोनों खुश हो जाते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि अंदर एक मोशन डिटेक्टर था और पुलिस वालों के पास संदेश पहुंच गया होगा कि इस सेफ को खोला गया है। इन चीजों को देखने के बाद केविन छटपटाने लगता है। कहता है कि अगर मैं जेल चला गया तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो अकेली रहती है, उसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। तभी बाहर हम ज्विक को देखते हैं, जिसे रेडियो पर बताया जाता है इस चोरी के बारे में। तब ज्विक ग्लव्स पहनता है और अंदर से 2 बंदूकों को बाहर निकालता है। बाहर आते ही एक बंदूक से गोली चलाता है अपने कार पर। तभी केविन आता है भागता हुआ बाहर। ज्विक जैसे ही केविन को देखता है, दूसरे बंदूक से वो गोली मारता है उसके भेजे में। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। ज्विक जाता है केविन के पास और जिस बंदूक से उसने अपनी गाड़ी पर गोली चलाई थी उस बंदूक को दे देता है केविन के हाथ में, ताकि वो पुलिस वालों को कहेगा कि पहले उस पर केविन ने हमला किया था, तब उसने केविन को मार गिराया। अब मिलर भी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जैसे ही लाश देखता है केविन की, वो बौखला जाता है। तभी ज्विक आगे बढ़ता है और आने के बाद वो गिरफ्तार करने लगता है मिलर को। इसी वक्त वो उसके कानों में कहता है कि अगर तुमने किसी को भी सच्चाई बताई तब मैं तुम्हारी पत्नी और बच्ची को मार दूंगा, तो तुम्हें शांत रहना है और किसी को कुछ भी नहीं बताना है। तब मिलर भी शांत हो जाता है और उसे 10 साल की जेल हो जाती है। फिर हमारे सामने आता है 10 साल बाद का दृश्य। हम देखते हैं कि आज मिलर को जेल से छोड़ा जा रहा है। मिलर ने अब तक किसी को कुछ भी नहीं बताया है ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। जैसे ही वो बाहर आता है उसे नजर आता है अपना पुराना दोस्त जिसका नाम है फ्रैंक। तब मिलर बैठ जाता है उसकी गाड़ी में। जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो फ्रैंक बात करता है मिलर से और कहता है कि तुम्हें अब एक नौकरी की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ, लॉक स्मिथ की। मुझे पता है कि तुम कितने काबिल हो। मेरी खुद की दुकान है, वहाँ पर हर तरीके के ताले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। तो मिलर इस बारे में सोचने लगता है। तभी फ्रैंक उसे लेकर के जाता है अपनी दुकान पर और एक गाड़ी दिखाता है। कहता है कि आज से ये गाड़ी तुम्हारी। मुझे पता है कि तुम्हें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। वो सारे के सारे टूल्स को भी उसके सामने रख देता है, जितने भी टूल्स की उसे जरूरत पड़ेगी, और एक फोन निकाल करके देता है। कहता है कि तुम जब से चाहो काम शुरू कर सकते हो। अब तुम बाहर आ चुके हो, तुम्हें अच्छी जिंदगी बितानी चाहिए। एक दिन का भी वक्त जाया मत करो। तब मिलर मान जाता है फ्रैंक के साथ काम करने के लिए। मिलर ने अब सारे पुराने काम छोड़ दिए हैं। जब वो तिजोरियां तोड़ा करता था, अब वो साफ सुथरा काम करना चाहता है। इसी बीच वो कॉल करता है अपनी पत्नी से। पिछले 10 साल से वो उससे नहीं मिला और ना ही अपनी बेटी लिंसे से। वो अपनी पत्नी को कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। तब ये लोग निश्चय करते हैं कैफे में मिलने का। कैफे में उसकी पत्नी अपनी बच्ची को भी लेकर के आती है, जिन्हें देखने के बाद वो खुश हो जाता है। लेकिन जल्दी उसकी पत्नी लिंसे को कहती है कि वो बाहर जाकर के अपने लिए आइसक्रीम खरीदे। तब मिलर उससे माफी मांगता है और कहता है कि 10 साल तुम्हें तकलीफ झेलनी पड़ी, मुझे इस बात का बहुत दुख है। इन बातों को सुनने के बाद उसकी पत्नी बेथ कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जब चाहो तब लिंसे से मिल सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कोई भी बाउंड्री नहीं बना रही, लेकिन हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। तब मिलर कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब तक हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। अगर हम दूर भी हैं तो कोई समस्या नहीं है। तब बेथ भी खुश हो जाती है और ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। जैसे ही रात में मिलर घर आता है, वो फ्रैंक को सारी बातें बताता है कि आज वो अपनी पत्नी और बच्ची से मिला। सब कुछ ठीक रहा, उन लोगों के बीच अभी कुछ भी खराब नहीं हुआ है। तब फ्रैंक कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है। 10 साल के बाद तुम अपनी पत्नी और बच्ची से मिले और वो तुम्हें अभी भी अपनाने को तैयार है, इस बात को जानने के बाद भी कि तुम जेल में थे। ये अच्छा संकेत है। लेकिन बस अब से कोई भी गलत काम मत करना, वरना तुम अपने परिवार को दोबारा खो सकते हो। अब बची हुई जिंदगी को अपने परिवार के लिए बिताओ। तब ये बात मिलर को भी अच्छी लगती है। वो सो जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह में उसकी आंख खुलती है, फ्रैंक कहता है कि एक काम आया है। वो भेज देता है उसे एक घर पे, जहाँ पर तालों को उसे ठीक करना है। मिलर ऐसे ही काम करते रहता है। वो बड़े बड़े घरों के अंदर जाता है और वहाँ के बिगड़े हुए तालों को ठीक करता है। एक दिन जब वो काम पर होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है गैरेट नाम के आदमी से, जो बहुत तारीफ करता है मिलर की। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है।
कि तुम एक बेहतरीन लॉकस्मिथ हो। तब मिलर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये आदमी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। तब गैरेट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पूरे घर में हाईटेक ताले लगाओ। मिलर कहता है कि मैं काम करने को तैयार हूँ, जब तक ये काम लीगल होगा। मैं कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकता। तब गैरेट हंसने लगता है, कहता है कि ये बिल्कुल लीगल काम है। वो एड्रेस देता है अपना। मिलर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से जाने के बाद जब वो काम पर जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। वो लड़की उसे ही देख रही है। इसका नाम है अप्रैल। ये लड़की केविन की बहन है, लेकिन मिलर यहाँ पे 10 साल के बाद आया है, इसीलिए वो केविन की बहन को नहीं पहचान पाता। तब अप्रैल उसे हाय कहती है और कहती है कि शायद तुम मुझे नहीं पहचान रहे। मैं अप्रैल हूँ, केविन की बहन। इस बात को सुनते ही मिलर उसका हालचाल पूछने लगता है। तब अप्रैल बताती है कि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इस काम में वो मदद चाहती है मिलर का। तब मिलर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया था, बताओ क्या करना है। अप्रैल कहती है कि तुम्हें मेरे बॉस के घर पे चोरी करनी पड़ेगी, वहाँ पर बहुत सारा पैसा है। इन बातों को सुनने के बाद मिलर चुप हो जाता है और कहता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। गलत काम करने की वजह से मैं 10 साल तक जेल में था। मैं उस गलती को नहीं दोहराना चाहता। इन बातों को सुनने के बाद अप्रैल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यही है तुम्हारा वादा, तुमने वादा किया था मेरी मदद करने के लिए। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। तब मिलर आता है घर के अंदर। फ्रैंक ने इन सारी बातों को सुन लिया है। वो मिलर को कहता है कि कभी भी गलत काम मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अप्रैल की बात मत सुनना, अब तुम्हारी जिंदगी पटरी पर आ रही है। तब मिलर कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने उसके भाई से वादा किया था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वो इसी डायलेमा में फंसा रहता है और दोबारा निकल जाता है अगले दिन काम पर। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि कुछ पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। तब वो गाड़ी रोक देता है। 2 पुलिस वाले आते हैं उसके पास और पूछने लगते हैं उसके बारे में। तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आकर के रुकती है, जिससे ज्विक बाहर आता है। वो जैसे ही मिलर को देखता है वो उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और कहता है कि कुछ समय के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। इन 2 पुलिस वालों को तुम देख रहे हो, ये भी मेरी तरह ही है। अगर तुमने कभी भी मुंह खोलने की कोशिश की या किसी को कुछ भी बताने की, तो इस बार तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद वो एक पंच मारता है मिलर को। तभी एक पुलिस वाला चला जाता है उसके गाड़ी के अंदर और अंदर से एक टूल बॉक्स निकालता है, जिसमें ताले को खोलने वाली सारी चीजें हैं। वो कहता है कि ये वही टूल बॉक्स है जिसका इस्तेमाल चोर करते हैं। तभी लोग गिरफ्तार कर लेते हैं मिलर को और लेकर के आते हैं पुलिस स्टेशन और टूल बॉक्स को लेकर के जाते हैं अपने चीफ के पास। चीफ इन चीजों को देखने के बाद कहता है कि ये कोई भी सबूत नहीं है। वो आदमी एक लॉकस्मिथ है। वो यही काम करता है पूरे शहर में। शहर के 50 लोग गवाही देने आ जाएंगे कल, जिनके घर पे उसने काम किया है। सिर्फ इसके बेसिस पर हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तभी हम बाहर मिलर को देखते हैं। यहाँ पर बेथ भी होती है। बेथ भी एक पुलिस वाली है। वो आकर के मिलर से बात करती है। तब मिलर उसे पूरी बात बताता है कि बिना मतलब का मुझे गिरफ्तार किया गया है। तभी चीफ आता है बाहर और मिलर को कहता है कि तुम घर जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तब मिलर यहाँ से निकल जाता है। वो जैसे ही वापस आता है फ्रैंक उसे समझाने लगता है कि जितनी ज्यादा हो सके वो मुसीबतों से दूर रहे। मिलर भी यही कहता है कि मुझे कुछ भी गलत काम नहीं करना। तभी हम ज्विक को देखते हैं, जो आज रिटायर हो रहा है। सारे लोग उसे फेयरवेल दे रहे हैं। ज्विक एक लंबा चौड़ा भाषण देता है और बताता है कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। भाषण के बाद वो बात करता है बेथ से और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पोजीशन लो, तुम एक बहुत ही काबिल ऑफिसर हो। तब इन बातों को सुनने के बाद बेथ सोच में पड़ जाती है और वो हंस के बात टाल देती है। कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस पोजीशन के काबिल हूँ। तब ज्विक उसे समझाने लगता है और बगल में बैठे 2 पुलिस वाले भी। तब अंत में मान जाती है बेथ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिलर को, जो काम कर रहा है अपने वर्कशॉप में। तभी उसे बेथ कॉल करती है और बताती है कि आज बहुत सारा काम है तो उसे आने में लेट हो जाएगा, इसलिए वो चाहती है कि मिलर स्कूल जाए और वो लिंसे को पिक करे। तब मिलर खुश हो जाता है कि वो अपनी बेटी को पिक करने जाएगा। आज उसे वक्त बिताने का मौका मिलेगा अपनी बेटी के साथ। वो पहले ही पहुंच जाता है स्कूल। जैसे ही छुट्टी होती है वो लिंसे को पिक करता है और आकर के ये लोग बैठ जाते हैं पार्क में, जहाँ पर दोनों एक साथ खाना खाते हैं। मिलर लिंसे को बहुत हंसाता है। हमें पता लगता है कि लिंसे बहुत पसंद करती है अपने पिता को। तब मिलर उसे लेकर के आ जाता है अपनी वर्कशॉप और बताने लगता है कि किसी भी ताले को कैसे खोल सकते हैं। वो उसे बहुत सारी टेक्निक्स बताता है। तब लिंसे यहाँ पर अपने पहले ताले को खोलती है। तब तक शाम हो जाती है। तब मिलर लिंसे को लेता है और पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद बेथ जैसे ही बाहर आती है वो इन दोनों को देखने के बाद बहुत खुश होती है। वो मिलर का शुक्रिया अदा करती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। तब मिलर उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने मौका दिया कि वो अपनी बेटी के साथ समय बिताए। अब ये दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मिलर जैसे ही अपने वर्कशॉप में आता है वो देखता है कि अप्रैल उसका इंतजार कर रही है। तब वो अप्रैल को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मैं इस गलत काम को नहीं करूंगा। तब अप्रैल कहती है कि जैसे ही केविन की मौत हुई मैं अकेली पड़ गई।
मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे किसी का सहारा चाहिए था। मेरे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। तब मैं अपने बॉस के साथ रहने लगी। मैंने अपने आप को उस पर निछावर कर दिया, अपने शरीर को भी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा वो मुझे टॉर्चर करने लगा। इतना कहने के बाद वो अपने शरीर के सारे घाव दिखाती है। कहती है कि अब मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती। वो मुझे धमकी देता है कि अगर मैंने उसे छोड़ा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके यहाँ से थोड़े पैसे लूटो। उन पैसों की मदद से मैं देश छोड़ दूंगी, तभी मेरी जिंदगी ठीक हो पाएगी। अगर मेरा भाई जिंदा होता तब आज मैं ऐसी हालत में नहीं होती। इन बातों को सुनने के बाद मिलर मान जाता है और कहता है कि ये मेरी पहली और आखिरी चोरी होगी। जैसे ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा उसके बाद मैं चाहता भी नहीं कि तुम नजर आओ। तब अप्रैल मान जाती है। वो मिलर को लेकर के जाती है अपने बॉस के घर के सामने और बताती है कि आज रात यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। अगर तुम चोरी करोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इन बातों को सुनने के बाद मिलर अपनी तैयारी करने लगता है। तभी पुलिस स्टेशन में हम बेथ को देखते हैं। वो अब यहाँ की एचओडी बन चुकी है। जब वो सारे फाइल्स को देखती है तब उसे एहसास होता है कि ज़्विक ने कोई काम नहीं किया है। सारे के सारे फाइल्स ऐसे ही पेंडिंग है। तभी रात हो जाती है। रात में हम देखते हैं अप्रैल के बॉस के घर को, जहाँ पर पार्टी चल रही है। हर तरफ लोग भरे पड़े हैं। इस पार्टी में अप्रैल भी आई हुई है। तभी हम बाहर देखते हैं कि मिलर आ चुका है। जैसे उसे मौका मिलता है वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर एक के बाद एक सारे तालों को खोलने लगता है और जाने लगता है अंदर। तभी हम देखते हैं कि ज़्विक भी इसी पार्टी में आया हुआ है। वो अप्रैल के बॉस का असिस्टेंट है। उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो कांच के पीछे से किसी को भागते हुए देखता है तो वो भी जाने लगता है कमरे की तरफ। तभी हम देखते हैं मिलर को, जो अप्रैल के बॉस के कमरे को खोलता है और चला जाता है अंदर। अंदर ही उसे एक बहुत बड़ा बैग नजर आता है। वो जैसे ही बैग को खोलता है देखता है कि अंदर बहुत सारे पैसे हैं। तब वो बैग लेकर के जाने लगता है, लेकिन इसी वक्त हमला कर देता है ज़्विक उस पर। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में मिलर उससे बंदूक छीन लेता है और तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता, यहाँ से भाग जाता है। तभी ज़्विक देखता है कि उसका टूल बॉक्स यहीं पर छूटा हुआ है। वो जैसे ही टूल बॉक्स को देखता है समझ जाता है कि ये चोर कोई और नहीं बल्कि मिलर है। तब वो उसके पीछे पीछे आता है बाहर और मिलर को पार्टी के सारे लोगों ने देख लिया है। तब मिलर बचने के लिए बंदूक तान देता है अप्रैल पे, ताकि सबको लगे कि वो उसको हॉस्टेज बना रहा है और अप्रैल को लेकर के भाग जाता है। लेकिन वो बाहर अप्रैल को छोड़ता है और अकेला ही भाग जाता है गाड़ी से। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अप्रैल के बॉस को, जो कोई और नहीं बल्कि गैरेट है। गैरेट डांटने लगता है ज़्विक को कि तुम्हारे रहते हुए वो पैसे लेकर के कैसे भाग गया। मुझे अपने सारे के सारे पैसे वापस चाहिए। तब ज़्विक यहाँ से निकल जाता है पकड़ने के लिए मिलर को। तभी हम मिलर को देखते हैं जो वापस आता है अपने वर्कशॉप पे और पैसों को छुपा देता है। फिर कॉल करने लगता है अप्रैल को ताकि वो उसे पैसे दे करके रवाना कर दे, लेकिन अप्रैल का कॉल नहीं लगता। तब वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो भागता हुआ जाता है उसके घर पे, देखता है कि अप्रैल का पूरा घर निस्तो नाबूद हो चुका है। तब वो वापस आ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं बेथ को। बेथ के यहाँ पर एक लड़की आती है जो अप्रैल की दोस्त है। बताती है कि गैरेट बहुत सारे बुरे काम करता है और उसका साथी कोई और नहीं बल्कि ज़्विक है। ज़्विक के साथ 2 और पुलिस वाले हैं। ये सब लोग मिल करके इस शहर में गैर कानूनी काम करते हैं। इतना कहने के बाद वो एक फ्लैश ड्राइव देती है। कहती है कि इसमें सारी जानकारियां हैं। तब बेथ उस फ्लैश ड्राइव को लगाती है लैपटॉप में। तब उसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं इन लोगों के खिलाफ। इसी बीच मिलर पहुंचता है अपने वर्कशॉप में। तब वो देखता है कि फ्रैंक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो फिर से समझाने लगता है मिलर को कि वो जिस राह पर चल रहा है वो रास्ता उसे सीधा जेल में लेकर के जाएगा। फ्रैंक कहता है कि उसे पता है कि कल रात मिलर ने क्या किया है। तब मिलर कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है अप्रैल के लिए, ताकि वो आजाद हो जाए। उसके बॉस ने उसे गुलाम बना करके रखा है। फ्रैंक कहता है कि अगर तुमने अप्रैल को पैसे दे दिए हैं तब तुम अप्रैल से दूर रहो, अपनी जिंदगी में वापस आ जाओ। तभी दूसरी तरफ हम बेथ को देखते हैं, जिसके पास अब सारे के सारे सबूत हैं। वो उन्हें लेकर के जा रही है अपने चीफ के पास, लेकिन जो करप्ट ऑफिसर होता है उसे शक हो जाता है। वो बेथ से पूछता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। वो कहती है कि बस कुछ रेगुलर फाइल्स हैं। वो अंदर जाती है और जाकर के चीफ को सारी चीजें दिखा देती है। चीफ सारे सबूतों को देखने के बाद दंग रह जाता है। वो बेथ को कहता है कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है इन चीजों को बाहर लाने का। हमें सही समय का इंतजार करना है, तब हम उन सारे लोगों के ऊपर कार्यवाही करेंगे। इतना कहने के बाद वो सारे सबूतों को रख देता है ड्रॉअर में। तभी रात हो जाती है। रात में हम मिलर को देखते हैं जो दोबारा मास्क पहनता है और जाता है गैरेट के घर के अंदर और गैरेट से पूछता है कि मुझे बताओ आखिर अप्रैल है कहाँ पर। तब वो कहता है कि मैं अप्रैल के बारे में नहीं जानता। वो उसे कहता है कि तुमने उसे गुलाम बना करके रखा था। गैरेट कहता है कि मैंने कभी भी अप्रैल को कहीं आने जाने से मना नहीं किया, उस पर मेरा कोई भी काबू नहीं है। इतना कहने के बाद वो हमला कर देता है यहाँ पर मिलर पे। तब मिलर लड़ने लगता है। वो इजिली नीचे गिरा देता है गैरेट को, फिर उसके सर को डालता है पानी में और कहता है कि बताओ अप्रैल कहाँ पर है। तब गैरेट कहता है कि ज़्विक के साथ है।
इन बातों को सुनते ही मिलर यहाँ से निकल जाता है। तभी हम बाहर ज्विक को देखते हैं जिसके साथ अप्रैल भी है। वो खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर मिलर क्या कर रहा है। हमें पता लगता है कि अप्रैल और ज्विक दोनों के दोनों मिले हुए हैं। ज्विक कभी भी गैरेट के लिए काम नहीं कर रहा था। उन लोगों ने जानबूझ के मिलर को फंसाया ताकि वो गैरेट के सारे पैसों को लूट ले और वो पैसे इनके पास आ जाए। अब ज्विक अंदर आता है गैरेट के पास। गैरेट भी इस बात को समझ चुका है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ज्विक उसे गोली मार देता है। तभी मिलर पहुंचता है वर्कशॉप पे। उसे जैसे ही फ्रैंक देखता है कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कुछ भी करने से। फिर इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर बेथ आ जाती है। मिलर उसे पूरी बात बताता है कि उसके डिपार्टमेंट में कितने सारे करप्ट लोग हैं। बेथ कहती है कि मुझे सब कुछ पता है और मुझे ये बात भी पता है कि तुमने गैरेट के घर से पैसे चुराए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सारे पैसे तुम मुझे दे दो ताकि मैं उनका इस्तेमाल करूँ सबूत के तौर पर और उन सारे लोगों को डाल दूं जेल में। इन बातों को सुनने के बाद मिलर सारे पैसे दे देता है बेथ को। तब बेथ यहाँ से पैसों को लेकर के चली जाती है, लेकिन लिंसे यहीं पे है वर्कशॉप में। वो फ्रैंक के साथ खेल रही है। तभी हम उन दोनों पुलिस वालों को देखते हैं जो अपने चीफ के चले जाते हैं ऑफिस में उस फ्लैश ड्राइव को चुराने के लिए। थोड़ी देर के बाद उन्हें फ्लैश ड्राइव मिल भी जाता है। तभी वो कॉल करते हैं ज्विक को और बताते हैं कि हम सारे लोग मुसीबत में पड़ने वाले हैं। बेथ और चीफ को सारी सच्चाई पता लग गई है। उनके पास एक फ्लैश ड्राइव थी, अब वो फ्लैश ड्राइव हमारे पास है। इन बातों को सुनने के बाद ज्विक कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मिलर को मार दो और उससे सारे पैसे लेकर के आ जाओ मेरे पास। इन बातों को अब अप्रैल भी सुन लेती है। वो तुरंत कॉल करती है मिलर को और बताती है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से भागो, तुम्हें लोग वहां पर मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब मिलर संभलता उससे पहले वो दोनों करप्ट कॉप्स आकर के उस पर हमला कर देते हैं। ये गोली आकर के लग जाती है मिलर के पैर में। इन चीजों को देखने के बाद फ्रैंक भी गोलियां चलाने लगता है। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती है। तब फ्रैंक एक पुलिस वाले को मार गिराता है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला मार देता है फ्रैंक को और वो बंदूक तान देता है लिंसे पे। फिर मिलर को कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो सारे पैसे लेकर के आ जाना। इतना कहने के बाद वो लिंसे को लेकर के चला जाता है। तभी रेडियो पर यह खबर पता लग जाती है बेथ को कि शूट आउट हुआ है वर्कशॉप पे। वो भागती हुई आती है वापस और मिलर से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तब मिलर कहता है कि उसे वो लोग लेकर के चले गए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे वापस ले आऊंगा। तभी ज्विक कॉल करता है मिलर को और एक लोकेशन देता है कि वहां पर वो पैसों को लेकर के आ जाए। तब तक ज्विक का आदमी लिंसे को लेकर के चला आता है उसी मोटेल में जहाँ पर अभी ज्विक है। ये लोग लिंसे को बंद कर देते हैं ले जाकर के अप्रैल के कमरे में। अप्रैल अब बहुत ही गुस्से में है। वो ज्विक को कहती है कि एक छोटी सी बच्ची को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ज्विक उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है उस लोकेशन पर जहाँ पर उसने मिलर को बुलाया है। जैसे ही मिलर उसके सामने आता है ज्विक उस पर बंदूक तान देता है। तब मिलर भी उस पर बंदूक तान देता है। ज्विक कहता है कि पैसे मेरे हवाले कर दो, तब मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा। इन बातों को सुनने के बाद मिलर अपनी बंदूक फेंकता है और पैसे भी दे देता है ज्विक को। तभी दूसरी तरफ हम उस करप्ट कॉप को देखते हैं जो आता है अप्रैल के कमरे में। वो देखता है कि अप्रैल गायब है। तब वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं लिंसे को जिसके हाथ में हथकड़ी लगी है, लेकिन मिलर ने उसे ताला खोलना सिखाया था। वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करती है और हथकड़ी को खोल लेती है। तभी हम बेथ को देखते हैं जो नीचे आ चुकी है अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए। तब लिंसे भागने लगती है घर से बाहर और वो करप्ट कॉप उसे देख लेता है, लेकिन वो लिंसे को पकड़ता उससे पहले बेथ उसे गोली मार देती है और बचा लेती है लिंसे को। तभी दूसरी तरफ हम ज्विक को देखते हैं जिसे अब पैसे मिल चुके हैं। तब वो बंदूक तानता है मिलर पे और कहता है कि अब तुम्हारे मरने की बारी आ चुकी है, अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं। लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले अप्रैल गोली मार देती है ज्विक को और यहीं पर ज्विक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अप्रैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे लगता है कि उसके भाई के मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मिलर है, इसीलिए वो मिलर को भी मारना चाहती है। तभी यहाँ पर बेथ आ जाती है और वो बंदूक तान देती है अप्रैल पे, लेकिन अप्रैल अभी भी गोली चलाना चाहती है मिलर पे। मिलर कहता है कि केविन मेरे भाई की तरह था, मैं अपनी जान दे देता लेकिन कभी भी उसे फंसाता नहीं। उसे मारने वाला ज्विक था ताकि वो अपनी जान बचा सके। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं केविन को मरवाऊंगा या उसे चोट भी पहुंचाऊंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद अप्रैल अपनी बंदूक नीचे रख देती है और रोने लगती है। तब बेथ आती है उसके पास और उसे गले लगा लेती है। तब तक यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और अप्रैल को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके ऊपर कार्यवाही होने वाली है, उसने जितने भी गलत काम किए हैं। तभी अगले दिन बेथ को पता लगता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, वो अब लेफ्टिनेंट बन चुकी है। उसने इस केस पे बहुत ही तगड़ा काम किया है। तब शाम में हम लिंसे को देखते हैं जो अपने स्कूल के फंक्शन में बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है, जिसे सुनने के बाद सारे लोग चकाचौंध रह जाते हैं। उसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद मिलर और बेथ बहुत खुश होते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।